अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आजाद। There is no power on earth that can undo Pakistan. सवाल ये है कि पाकिस्तान की कहानी कब और कहाँ शुरू हुई और कौन से अहम किरदार इस कहानी का हिस्सा रहे। मेरा मानना है कि पाकिस्तान की कहानी का आगाज 1857 में हुआ। इस कहानी के इस दौर के दो अहम किरदार बहादुर शाह जफर और सर सैयद अहमद खान थे। लेकिन 57 के बाद बरतानिया की हुकूमत ने बराह रास्त कंट्रोल संभाल लिया था हिंदुस्तान में। जो बगावत हुई थी वो फौज में हुई थी पहले। जिन फौजियों ने बगावत की सबको उन्होंने कत्ल किया, फांसियां दी, और जो भागने की कोशिश की उनको पकड़ के उन्होंने, कोई कोर्ट मार्शल नहीं था, बस सामने गोली मार दो। जो कुछ किसी ने बताया कि ये आदमी शामिल था, ये आदमी शामिल था, तो उनके पास रस्से कम पड़ गए, दरख्त कम पड़ गए। और ऐसी उस वक्त की पेंटिंग मौजूद है जिससे मालूम होता है कि कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे लाशें टंगी हुई ना हो, और कई दिन तक वहाँ लटकी रही। बड़ा बर्बरियत का जो एक मुजाहरा था वो किया गया। But before moving forward, I'm going to tell you something very tragic, which is part of this story. The last Mughal emperor, when he was arrested by the East India Company, the next day उनको नाश्ते की मेज पे लाया गया, और वो शख्स जो एक रात पहले एम्परर था, जब उसके सामने एक ट्रे रखा गया तो उसे देखकर बहादुर शाह जफर की चीख निकल गई। जिस वक्त बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया तो 3 शहजादे उस वक्त मौजूद थे। फिर ये हुआ कि नाश्ते में आप जिस तरह से सुबह को अंग्रेज को ट्रे में बिस्किट है, चाय है, नाश्ता रख के देते हैं, तो सुबह के वक्त ट्रे में ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और शहजादे और शहजादियों के सर थे सिर्फ दिल दुखाने के लिए। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया 5-6 महीने के बाद। अब देखें मुकदमा क्या है कि बादशाह है, मालिक है हिंदुस्तान का, उस कह रहे हैं इसने गद्दारी की है। गद्दारी के मुकदमे में उन्होंने उनको उम्र कैद की सजा दी और ये किया कि इसको मुल्क से भी निकाल दो, जला वतन कर दो। So now we know how brutal was British Raj and why Sir Syed Ahmad Khan felt that he has to do something for his fellow Muslims. अगर सर सैयद अहमद खान वो सब ना करते जो उन्होंने किया तो आज पाकिस्तान ना होता। अच्छा, फिर इसी दौर में हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के लिए एक रोशनी का मीनार नजर आता है। देखिए, उससे पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मुसलमानों के साथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कोई ज्यादती हो रही है, या ये रियलाइजेशन भी कि आपकी को पैरिटी में नहीं डील किया जा रहा एक सोसाइटी के अंदर। इसको कहने के लिए भी तो एक कॉन्शियसनेस की जरूरत थी, एक विजन की जरूरत थी, एक थॉट की जरूरत थी। ही वाज द वन जिसने वो थॉट हमें दी उस वक्त। लेकिन फिर सर सैयद मुसलमानों को सियासत में आने से क्यों रोकते थे? Now I understand why Sir Syed didn't want Muslims to come in politics. Because he wanted them to learn the rule of the game. एक अंग्रेज था O.H. होम, उसने कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी। जब उसने कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी तो सर सैयद अहमद खान ने कहा मुसलमानों को नहीं, इस पार्टी में नहीं शामिल होना। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बरसगीर पाक व हिंद की तमाम कम्युनिटीज के मसाइल को हल नहीं कर रही, और यहीं से सवाल ये होता है कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम कौम को ये कहा कि सियासत में हिस्सा लेने की बजाय अपनी तमाम तर तवज्जो जो है
वो आप अपनी तालीम की तरफ हासिल। मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। तो मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद ये था कि जो मगरब में साइंस पे रिसाले, मैगजीन, रिसर्च होती है, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके मुसलमानों में आम किया जाए। सो टीम तो बन गई थी 1906 में, लेकिन अभी लंबा सफर बाकी था। जब नींद से जागे सारे, कोई और था मालिक घर का, पैरों में और किसी के था ऊंचा शिमला सर का। थी अपनी मिट्टी लेकिन वो खेत था और किसी का, वो जीना था क्या जीना था वक्त बतौर किसी का। कुछ जुल्म थे देखे ऐसे, एक आग लगी सीने में, मिलकर जब बने थे ताकत, जब मकसद था जीने में, जब पास नजरिया था अपने फिर रोक सका ना कोई। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। 1857 से ये देखा गया था कि जब हमारा स्लेवरी पीरियड शुरू हुआ तो उस वक्त हिंदुओं का जो रवैया था, स्पेशली मुसलमानों के साथ, वो बिल्कुल हमें आउट ऑफ कॉस्ट लिया गया था। क्योंकि अंग्रेज का मौकिफ तो यही था हिंदूज के साथ मिलके कि इनको सप्रेस किया जाए, इनको वो राइट ना दिया जाए जो हम हिंदूज को दे रहे हैं। प्रोफेसर आर्चीबोल्ड 1889 से लेके 1893 तक अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। तो नवाब मोहसिनुल मुल्क ने इनकी मदद से वायसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से मुलाकात का टाइम लिया, एक ड्राफ्ट बना के उनकी तरफ भेजा गया जो हुसैन बलगरामी ने ड्राफ्ट किया था। तो फिर प्रोफेसर आर्चीबोल्ड की मदद से हमें मुलाकात का टाइम मिल जाता है लॉर्ड मिंटो के साथ। अक्टूबर 1906 हमें डेट दिया जाता है। करीबन 35 लोगों का वफ्द शिमला जाने की तैयारी कर रहा है ताकि वहां जाकर वायसरॉय से बात कर सके। लेकिन वायसरॉय से बात करेगा कौन? अब मुस्लिम लीडर्स जो कि इतने लीडिंग नहीं थे, इतने अंग्रेज से बातचीत करने के नहीं थे, नहीं 1 to 1 हुई, वो एकदम हक्का बक्का रह गए और उनको नाले पड़ गए। फैसला हुआ कि ये अंग्रेज के सामने सर आगा खान अपनी चीज को पेश करेंगे। इस मुलाकात के दौरान भी फिर मुसलमानों का मौक़िफ़ पहुंचा दिया गया था, जिसमें सबसे बड़ी ये कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इलादा हक के इंतखाब वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सेपरेट इलेक्टोरेट इज़ द बेसिक राइट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अगर आपका मिक्स इलेक्टोरेट होगा तो हिंदू मुस्लिम रेशो हिंदुस्तान में 1:5 का है। फिर जब अंग्रेज के सामने सर आगा खान ने ये कहा कि हमने एक पार्टी बनानी है, तो अंग्रेज सवाल ये किया गया कि क्यों चाहिए आपको पार्टी? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बरसगीर में तमाम कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के तौर पर मौजूद है, तो क्यों आपको चाहिए? आपको क्यों ये ख्याल पैदा हो गया? कोई इतना आसान नहीं था वायसराय उस वक्त। अगर मैंने इनको सेपरेट इलेक्टोरेट की अभी इनको दे दी, बातचीत कर दे दिया, तो ये तो बिल्कुल ही मेरे अख्तियार में नहीं रहेंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उनके सेपरेट इलेक्टोरेट की मैं बात नहीं करता आपसे, ये मेमोरेंडम मुझे दे दें, पार्टी के लिए आपको इजाजत है, आप पार्टी बनाएं। मुस्लिम लीग के कयाम के बावजूद कांग्रेस हर साल तकसीम बंगाल के खिलाफ यौम स्याह मनाती रही और 1911 में बिलाखिर पार्टीशन ऑफ बंगाल का फैसला रोल बैक कर दिया गया। मगर आप मुसलमानाने हिंद की मासूमियत देखें कि फिर भी चंद साल बाद लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों ने कांग्रेस पर अंधा एतमाद किया और बहरहाल बाद में धोखा भी खाया। शायद इसी हवाले से हदीस भी मौजूद है कि मुसलमान एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। तारीख के सबसे अहम जलसे से खिताब करने के लिए जनाब लाहौर पहुंच गए।
लेकिन वो जलसागाह में जाने के बजाय अस्पताल चले जाते। पंजाब और बंगाल जो दो बड़े प्रोविंसेस थे, उनके जो की प्लेयर्स थे, यूनियनिस्ट पार्टी और प्रजा कृषक पार्टी, उनके साथ जिन्ना अलायंस में शामिल हो चुके हुए थे और उनके अलायंस के होते हुए अब मुस्लिम लीग के अलायंस के अब उनको इन दो जगहों से सपोर्ट मिलने का खासा इम्कान था। तो ऐसे वक्त पर जब उन्हें कॉन्फिडेंस था कि अब वाकई अवाम उनके साथ है, अब मैसेज में पेनिट्रेट कर गई हुई है मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी, तो जिन्ना ने ये डिसाइड किया कि अब हमें ओपनली अपने टारगेट्स अनाउंस करने होंगे। इससे पहले जब ये होना था, उससे चंद दिन पहले एक वाकया लाहौर में पेश आया जिसमें खाकसारों पर गवर्नमेंट ने अटैक किया और खाकसार बहुत से जो हैं वो उसमें उनकी जानें चली गईं, बहुत से जख्मी भी हुए। इस पर सिकंदर हयात ने रोकने की कोशिश की। सिकंदर हयात ने जिन्ना को कहा कि आप इसको पोस्टपोन कर दें इस सेशन को। जिन्ना ने कहा नथिंग डूइंग, अब हमें ये सेशन करना ही करना है। और जब वो तशरीफ लाए लाहौर तो सीधे म्यू हॉस्पिटल गए और उन्होंने वहां खाकसारों के जो जख्मी थे उनकी अयादत की और उसके बाद किसी और एक्टिविटी में आए। करारदाद पाकिस्तान के बाद से लेके 1946 के इलेक्शन में बाकी जितना भी थे उनको फिर उनके पल्ले में कुछ पड़ा नहीं। मुस्लिम लीग ही एक में, जहाँ कहीं भी, बिहार में, असम में, बंगाल में, हर जगह, यूपी में मुस्लिम लीग को वही सीटें मिली जो मुसलमानों के लिए मुख्तस थी। अक्सर सीटें उनमें मिली। सेंट्रल की सीटें थी, 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। वो 30 की 30 ऑल 30 ऑफ देम वो मुस्लिम लीग जीतने में कामयाब हो गई थी। और प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग तकरीबन 90% से ज्यादा सीटें जो हैं वो आराम से जीतने में कामयाब हो गई। और मुस्लिम लीग ने भी फैसला किया कि हम भी इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। लियाकत अली खान पुअर मैन का बजट पेश किया। वो गरीब आदमी का दोस्त बजट था। कांग्रेस के सारे स्पॉन्सर्स जो थे वो अमीर लोग थे जिन पर टैक्सेस लगा दिए गए। अब वो कांग्रेस के पीछे पड़ गए कि भाई देखो तुम्हारी हुकूमत है, सो लिहाजा ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग को मिली थी इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान की उस कॉन्सेप्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। इतना भी हक ना रखते थे, चुप कर करते जब सजदे थे, खुल कर रब का अपने हम तो जब नाम भी ना ले सकते थे। रहते थे जैसे एक डर में, जब कैद हुए अपने घर में, तब जाकर आखिर पहचाना शाहीन की ताकत है पर में। भाजा में गुलामी हमको जब जहर लगा पीने में, मिलकर जो बने थे ताकत जब मकसद था जीने में, जब पास नजरिया था अपने फिर रोक सका ना कोई, मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था। यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। लाल किले की लाल दीवारें 90 साल पहले मुसलमानों के खून से रंगी गई थी। तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही थी, मगर इस बार अंग्रेज आ नहीं रहे थे, जा रहे थे। दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरने जा रहा था। बरे सगीर के मुसलमानों को अभी बहुत से धोखे मिलने थे। जिन्ना तकरीबन अकेले ही मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ रहे थे। He knew that the clock is ticking. जिन्ना जानते थे कि उनके रूह की उनके जिस्म से वफा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती थी। इन्हीं टूटे हुए सांसों को समेटकर उन्हें नामुमकिन को मुमकिन करना था। कायद-ए-आज़म के लिए there was a race against time. He was a dying man. उनका पारसी डॉक्टर था। कायद-ए-आज़म को पूछा उन्होंने, How long do I have to live? उन्होंने कहा maximum 2 years. आप किसी और बंदे को कहें कि आपके 2 साल रह गए तो आप उधर कोलैप्स हो जाएंगे, आप उधर घबरा हो जाएंगे, वो मैं तो मारा गया। ओके, ऑल राइट, आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू, कीप दिस सीक्रेट, ये किसी को बताना नहीं। सो उनके ज़हन में टाइम फ्रेम आ गया कि मेरे पास सिर्फ 2 साल हैं
जो मैंने कर पाया। Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. कांग्रेस लीडरशिप जो है उसको शिकायत थी कि लॉर्ड वेवल के दौर में कायदे आज़म और मुस्लिम लीग का केस, पाकिस्तान का केस आगे बढ़ गया और वो कह रहे थे ऐसा कोई वायसराय इंडिया का होना चाहिए जो मुस्लिम लीग को सप्रेस करे और कांग्रेस की बात यूनाइटेड इंडिया वाली को मेंटेन करे। तो उन्होंने लॉबी किया और साजबाज करके लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने यहाँ बुलाया। नेहरू के साथ माउंटबेटन की पुरानी दोस्ती थी और आते साथ वो नेहरू से मिलता है और अपनी बेसिक फर्स्ट ब्रीफिंग जो है वो नेहरू से लेता है। 5 अप्रैल को कायदे आज़म को माउंटबेटन मिला है तो कायदे आज़म ने उसको लाजवाब कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने सवाल कायदे आज़म से ये किया कि मिस्टर जिन्ना, व्हाई यू आर डिमांडिंग द डिवीजन ऑफ इंडिया विच द कांग्रेस थिंक्स इट इज द विविसेक्शन ऑफ आवर मदर काउ। कायदे ने कहा, माय लॉर्ड, when in 1932 Burma was separated from India, was not that a vivisection of mother cow India? माउंटबेटन कहता है मेरे पास जवाब नहीं था। फिर माउंटबेटन ने एक और सवाल किया, कहा मिस्टर जिन्ना, कैन यू नेम एनी 2 countries in the world where historical background and some cultural similarities, they are similar but still they are separate and distinct countries? तो कायदे ने कहा, माय लॉर्ड, आई कैन नेम मेनी कंट्रीज। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमेरिका एंड कनाडा? यहाँ पर ही माउंटबेटन उसका जवाब नहीं दे सका। उसने शाम को जो रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भेजी, उसने कहा जिन्ना ने मुझे लाजवाब कर दिया, इसलिए अब मैं उसके सामने इतनी बात नहीं कर सकता। पंजाब की काट और तारीख की सबसे बड़ी हिजरत का आगाज हो चुका था। बरे सगीर में हर तरफ आग लग चुकी थी, फसादात अपने अरूज पर थे और गली मोहल्लों में लाशों के अंबार लग चुके थे। ऐसे में आजादी का सुर्ख सूरज तलू होता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नुमाया होता है। तारीख के नए बाब का आगाज होता है। जनाब कराची के लिए आखिरी बार परवाज भरते हैं, अपनी बेटी और नवासे को प्यार से देखते हैं और जिस शहर में जिंदगी का तवील हिस्सा गुजारा था उसे हमेशा के लिए खैरबाद कहकर मुसलमानाने हिंद के नए वतन की जानिब गामजन हो जाते हैं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं, उन कौमों का मुस्तकबिल तारीख होता है। हमने अपने हीरोज को बताना है कि हम उन्हें भूले नहीं। रहते थे जैसे एक डर में, जब कैद हुए अपने घर में, तब जाकर आखिर पहचाना शाहीद की ताकत है पर में। भाजा में गुलामी हमको जब जहर लगा पीने में, मिलकर जो बने थे ताकत, जब मकसद था जीने में, जब पास नजरिया था अपने फिर रोक सका ना कोई। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था।